एक एक्टर हैं हॉलीवुड के, उनका एक फोटो भी आया है कि भाई उनको ओल्ड एज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। डिमेंशिया, भूलने की, फॉरगेटफुलनेस, जो याददाश्त की बीमारियां हैं, तो उसमें तो व्यक्ति धीरे धीरे भूलता है। परिवार वालों को भी काफी समय लग जाता है उन चीजों को समझने में। नॉर्मल एजिंग भी क्या माइल्ड डिमेंशिया का फॉर्म है? वेस्ट में पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन की कोई अवधारणा नहीं है। ओके, व्हाट कैन वन एक्चुअली डू टू कीप ब्रेन हेल्दी? फ्रेंड्स, मेडिसिन अनमास्क्ड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर विपिन ओला है। डॉक्टर विपिन ओला इज अ very prominent part of the Apex Hospital team. He's the director in neurosciences and is there at Apex Hospital मालवीय नगर। तो विपिन, पहली बात तो आपका स्वागत मेडिसिन अनमास्क्ड में। शायद एक आध बार हम पहले भी कुछ बातचीत कर चुके हैं। और एक जमाना था जब हम एज एन ऑर्गन अगर हम देखें तो हम सिर्फ हार्ट की हेल्थ की बात करते थे, हाउ इज योर हार्ट हेल्थ, इसीलिए हेल्दी हार्ट चेकअप और ये सब भी हुआ करते थे। मगर अब बहुत ऑर्गन स्पेसिफिक चीजों का, किडनी हेल्थ, कट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ की बहुत बात होने लगी। एंड अभी एक एक्टर हैं हॉलीवुड के, उनका एक फोटो भी आया है कि भाई उनको ओल्ड एज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सो सबसे पहले तो बेसिकली मैं ये जानना चाहूंगा, या लेट अस टेल अवर जो दर्शक है उनको, कि ब्रेन के साथ, एजिंग के साथ ब्रेन में क्या होता है उस एजिंग के प्रोसेस में, और इस एजिंग के प्रोसेस को फिर डिमेंशिया या अल्जाइमर से कंपेयर करेंगे कि क्या व्हाट हैपेंस। यस सर, बिल्कुल सर। आपने बताया कि पहले सिर्फ हार्ट की बात होती थी और वो काफ़ी हद तक सही है। बिकॉज सबसे पहला तो यही कि हार्ट में जब होता है तो उसमें दर्द होता है, पेन होता है, तो तुरंत उसका एक ये होता है कि भाई शायद कुछ जान को खतरा हो सकता है। पेन की वजह से व्यक्ति, दर्द की वजह से उससे सचेत हो जाता है। लेकिन ब्रेन में जो हम डिमेंशिया, भूलने की, फॉरगेटफुलनेस, जो याददाश्त की बीमारियां हैं, तो उसमें ना कोई दर्द होता है, ना कोई, और उसमें तो व्यक्ति धीरे धीरे भूलता है। परिवार वालों को भी काफ़ी समय लग जाता है उन चीज़ों को समझने में कि ये भूल रहे हैं, पहले जैसे नहीं रहे। बहुत बार उनको कि 70 के आसपास हो गए, 65 साल के हो गए, रिटायर हो गए, तो शायद नॉर्मली भूल रहे होंगे। तो ये चीज़ें धीरे धीरे नज़रअंदाज होती रही हैं। तो इसीलिए शायद हार्ट के बराबर इन चीज़ों को महत्व नहीं मिल पाया, और इसी वजह से काफ़ी हम देखते हैं कि लोग एडवांस स्टेज में, आगे की स्टेज में ही लोग आते हैं डिमेंशिया लेके। और डिमेंशिया का जहाँ तक सवाल है, भूलने की बीमारी का एक बड़ा जो नाम या शब्द है वो हम डिमेंशिया कहते हैं। फिर उसके अलग अलग टाइप होते हैं। अल्जाइमर उसका एक टाइप है, एक वेस्कुलर डिमेंशिया उसके टाइप हैं, फिर रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया होते हैं, वो उसके अलग अलग टाइप हैं। पर हाँ, अल्जाइमर सबसे जो कॉमन टाइप हम देखने को मिलता है वो अल्जाइमर होता है। तो डिमेंशिया और अल्जाइमर लगभग एक साधारण व्यक्ति के लिए एकदम एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे ही शब्द हो गए, बट वो उसका एक प्रकार है। अच्छा, एक चीज ये है कि क्या जैसे नॉर्मली जब एजिंग होती है, जब कोई भी व्यक्ति एज करता है तो उसको मेमोरी कम हो जाती है, या भूलने लग जाते हैं, चीजें रिपीट करने लग जाते हैं, या जो भी कुछ होता है, तो नॉर्मल एजिंग भी क्या माइल्ड डिमेंशिया का फॉर्म है? मतलब क्या ऐसा कह सकते हैं? ये सर, बिल्कुल। इसके लिए एक जो टर्म होता है वो है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, MCI। माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, MCI ये टर्म है। तो उसमें ये होता है कि थोड़ा चीजें भूलते हैं, बट वो डेली एक्टिविटीज को वो हैम्पर नहीं करते। दैनिक गतिविधियों में, चाहे वो उसकी प्रोफेशनल एक्टिविटी हो, जैसे कोई ऑफिस जाना हो या फिर बाजार में जाके कोई चीज खरीदना हो, अगर वो चीजें प्रभावित होती हैं तो वो डिमेंशिया होता है। अगर वो चीजें उसकी प्रभावित नहीं होती हैं, डेली एक्टिविटीज, प्रोफेशनल या जो डेली एक्टिविटीज ऑफ लिविंग है, वो प्रभावित नहीं है, तो फिर हम उसको डिमेंशिया नहीं कहते, उसको हम सिर्फ सामान्य भूलना। तो ये बेसिक डिफरेंस है। सो डॉक्टर विपिन, अभी एक मूवी है, शायद किसी OTT प्लेटफॉर्म पे है, साउथ की मूवी है, मैंने उसको हिंदी में देखा था। तो उसमें एक व्यक्ति है और उसका जो बेटा है वो पुलिस में है, और उसने उसको हथकड़ी बांध के और घर पे रख रखा है। तो एक चोर अंदर आता है, तो वो उसको कहता है कि मेरे को भूलने की बीमारी है, जो सॉर्ट ऑफ डिमेंशिया है। और फिर
वो उसके साथ पूरी पूरी मूवी उसी के ऊपर बेच देगी, कैसे वो चोर उसको उसके कुछ एटीएम में पैसे होते हैं उसको निकलवाने के उसके साथ चलता है, और बड़ा कॉमेडी है, वो एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाता है 2-3 घंटे का। तो जैसे अल्जाइमर्स है, वहाँ डिमेंशिया का जो एक पार्ट है अल्जाइमर्स है, हमने ये कहा कि उसमें डेली एक्टिविटीज हैम्पर होती हैं। फैमिली मेंबर्स को कैसे पता चले कि ये तो नॉर्मल एजिंग है, जिसको आपने माइल्ड कॉग्निटिव प्रॉब्लम कही, या वो व्यक्ति डिमेंशिया की तरफ जा रहा है और हमें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए? एक तो नॉर्मली क्या एज होती है जब से ये डिमेंशिया वाली मेमोरी वाली प्रॉब्लम्स चालू होती हैं, और घर वालों को कब ऐसा लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनको कोई हेल्प चाहिए? जी सर, बहुत बार इसी में सबसे देरी होती है। हम आमतौर पे देखते हैं कि काफ़ी लेट वो आते हैं कि आमतौर पे यही होता है कि ये कोविड में घर में रहने लग गए थे या ये रिटायर हो गए थे, उसके बाद इन्होंने अपनी जो गतिविधियां वो कम कर ली थी धीरे धीरे, और फिर ये धीरे धीरे इस तरह से याददाश्त हमें तो पता ही नहीं लगा कि कैसे हुआ। तो उसमें सबसे पहले तो यही होगा कि जैसे गृहिणियाँ होती हैं या आदमी भी होते हैं, तो पैसे का हिसाब तो जो भी घर के सदस्य वो करते हैं, तो सबसे पहले उसी में उनमें कमियां होने लगेंगी। तो एक तो हमें उस चीज का विशेष ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, कम ले लिया, भूल गए, दे के भूल गए, रख के भूल गए, किसको दिया। ओके। और वो दूसरा वो चीजों को रख देंगे, फिर उनको ढूंढते रहेंगे और मिलेंगी नहीं। ओके। रखना, फिर उसको ढूंढना और मिल जाना, वो तो एक साधारण बात होती है, सबके साथ ही होती है। लेकिन ढूंढते ही रहना और उस चीज का कभी मिलना ही नहीं। बाद में जब दिवाली की सफाई करते हैं या कभी करते हैं, तो कभी कहीं पैसे दबे हुए मिलते हैं, कहीं कुछ मिलता है, तो वो कभी मिलती ही नहीं है। तो ये 2-3 चीजें सबसे, जो पैसे का हिसाब है, जो किसी को दूध वाले को पैसे देने हैं या बाजार में जाके कोई चीज खरीदनी है या किसी को उधार है, तो उसमें थोड़ा सा भी अगर संदेह हो तो हमें उस पर और बारीकी से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वो दिमागी काफी उसमें चीजें काम आती हैं। रिसेंट मेमोरी काम आती है, मैंने किसको दिए थे, फिर मुझे कितने, मैथमेटिक्स भी उसमें होती है, कैलकुलेशन भी होती है, तो वो काफी सारी उससे हमें पता लग सकता है चीजों का। मतलब पैसे के लेन देन से ओवरऑल मतलब एक ग्रॉस पता लग सकता है। दिमाग की काफी चीजें उसमें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें उसी से पता लगेगा। बाद में आगे की स्टेज में तो रास्ते भूल जाना, घर के सदस्यों के नाम भूल जाना, और ये सब चीजें भी होती हैं, पर वो बाद में काफी लेट स्टेज में होती हैं। और उस टाइम शायद लोग सचेत भी हो जाते हैं। उस समय फिर काफी मुश्किल हो जाता है, तो वो फिर वो चीज नहीं हो पाती। एक चीज ये है कि आपने कहा कि भाई टाइमली आ जाए तो कुछ इसका फर्क पड़ता है। तो अगर कोई व्यक्ति टाइमली आपके पास आता है, तो क्या इसके लिए कुछ मेडिसिन भी हैं जो इसकी हेल्प कर सकती हैं? देखिए सर, टाइमली 2-3 चीजें हैं कि डिमेंशिया का कौन सा प्रकार है। जैसे एक वेस्कुलर डिमेंशिया है, जो आप समझें कि जैसे हार्ट अटैक होता है तो हार्ट में क्लॉट्स बनते हैं, उनके थक्के जमते हैं, वैसे ही दिमाग में भी जिनको बीपी या शुगर होता है तो उनको छोटे छोटे थक्के जमते रहते हैं, और उनको उस चीज का एहसास नहीं होता। धीरे धीरे जब वो थक्के एक सीमा से जब उनका पार हो जाता है उनका वॉल्यूम, तो वो डिमेंशिया में तब्दील हो जाते हैं। तो इस चीज को हम पहले अपना शुगर बीपी का ध्यान रख के, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रख के, और लगातार फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर नियमित रूप से एक्सरसाइज करके इन चीज़ों को हम रोक सकते हैं। वेस्कुलर डिमेंशिया जो बड़ा खास तौर से हमारा अभी भारत में जो ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सब दुनिया के सबसे ज्यादा मरीज इन चीज़ों के भारत में ही है। तो अगर इन चीज़ों का भी ध्यान नहीं रखें तो ये आगे वेस्कुलर डिमेंशिया के तो बहुत ज्यादा केसेस और ज्यादा हो जाएंगे, बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास रिलेटिवली पॉपुलेशन यंगर है, मगर हम 10-20 सालों में वही जापान और वही ग्राफ चलता रहा, बहुत बड़ी पॉपुलेशन। एक ये चीज है जिसको हम अर्ली एज से इवन बच्चों को ही समझा के आगे हम बहुत सारा देश का भी पैसा बचा सकते हैं, व्यक्ति का तो बचेगा ही बचेगा डेफिनेटली। तो ये मुख्य चीज तो ये होगी। जहाँ तक अल्जाइमर जो कॉमन है उसका भी सवाल है, उसमें उसके लिए भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर, जैसे लोनलीनेस, अकेले रहना हो गया, या लगातार स्ट्रेस में रहना हो गया, कन्फ्लिक्ट में रहना हो गया। एग्जैक्ट तो नहीं, अभी तक साइंस को नहीं पता है कि भी डिमेंशिया क्यों, अल्जाइमर्स किसी को क्यों हो जाता है, बट ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं
जो लोग अकेले रहते हैं या जिनकी सोशल लाइफ बहुत कम होती है, इंटरेक्शंस नहीं होते, या लगातार जो स्ट्रेस में रहते हैं, या जो बहुत कम नींद लेते हैं, उन सब लोगों में ही देखा गया है। मैं सॉरी, इसके ऊपर मैं यहीं आपको रोकूंगा और मैं ये कहूँगा कि इंडिया में, क्योंकि हम वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑब्वियसली डेटा सारा वेस्टर्न ही है। इंडिया में ये कम होता है क्योंकि हम ज़्यादा कम्युनिटीज़ में रहते हैं, लोग इतने अवेयर ही नहीं है कि इसको रिपोर्ट करें, या कोई स्टडीज ही नहीं हुई है। हमारे यहाँ भी उतना ही है। या आपको लगता है कि जो तीसरी बात है कि इट इज बेसिकली अभी हमारे पास वो पॉपुलेशन ही नहीं है, क्योंकि विदेशों में ओल्ड एज वाली और वो सब पॉपुलेशन, एज भी वहाँ ज़्यादा है, वहाँ है, या इट इज अ क्राइसिस इन मेकिंग इन इंडिया। आपके हिसाब से क्या, व्हाट इज द थिंग? जी सर, अब भारत की अगर बात करें तो जो अंडर रिपोर्टिंग है वो एक बहुत बड़ा वो अंडर रिपोर्टिंग है, इसको समझ नहीं पाते कि डिमेंशिया है। ओके, डिमेंशिया हो गया। तो विदेशों में चूंकि सब चीज़ें बहुत वो थोड़ा अच्छे से सारी चीज़ें वो हैंडल होती हैं, तो वो थोड़ा लोग भी थोड़ा अवेयर ज़्यादा होते हैं, तो वो रिपोर्टिंग का तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि वहाँ ज़्यादा है। भारत में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, भारत में और विदेशों में थोड़ा हल्का हो सकता है कि अगर हम पर 1000 पॉपुलेशन निकालें तो हो सकता है हल्का 19-21 का फर्क हो, थोड़ा फर्क हो, लेकिन भारत में भी काफ़ी है। बस एक अवेयरनेस का बड़ा फैक्टर है। और जिस तरह से शुगर, बीपी और ये सब चीज़ें हैं, तो वेस्कुलर डिमेंशिया और ये सारे जो डिमेंशिया है, ये काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ डिमेंशिया ज्यादा है हमारे यहाँ। मे बी उनके अल्जाइमर्स है या वो वाला ज्यादा, और हमारे यहाँ वेस्कुलर ज्यादा होगा। बिकॉज और एक चीज और है डॉक्टर विपिन, मैं जब कॉलेज में था, या तो मतलब जो परसेप्शन था, मैं बहुत पहले की बात नहीं बता रहा, मैं आज से 30-35 सालों पहले की बात बता रहा हूँ, कि और डायबिटीज है या कार्डियक प्रॉब्लम है, इट वाज मोर काइंड ऑफ एन वेस्टर्न स्टफ। हमारे यहाँ तो इन्फेक्शियस डिजीज और ये सब चीजें थी। और अब कैसे 25 सालों में हमने पूरी दुनिया को पछाड़ते हुए we become the capital of that, and it was not as if कि हार्ट अटैक या डायबिटीज पहले नहीं होते थे, पर अंडर रिपोर्टेड थे, डायग्नोस नहीं होते थे, अब शायद होने लग गए। सो आई एम श्योर व्हाट यू आर सेइंग, आई कैन सॉर्ट ऑफ कोरिलेट दैट विद जो आज से 25-30 साल पहले जो बीमारियां कहाँ देखते थे, कोई इंसुलिन ले रहा है, ऐसा कोई इंसुलिन लेता था तो ऐसा लगता था जैसे चंद्रमा से आया है, मतलब बहुत टेढ़ा काम होता था। तो हम इसकी दवाई पे आ गए, इसकी अब कुछ मेडिकेशंस भी आ गई हैं अल्जाइमर्स के लिए। हाँ, अल्जाइमर्स के लिए सर अभी पिछले 50 साल में तो कोई मेडिकेशन नहीं आई थी, बट अभी कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आई है जो एक लेकेनेमाब, क्योंकि दर्शकों को ये जानना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर कोई बीमारी है तो उसके लिए कुछ दवाई भी है, साइंस उपलब्ध नहीं है सर, भारत में उपलब्ध नहीं है, यूएस में उपलब्ध है, बट अभी कुछ समय में आ जानी चाहिए। श्योर। सो यहाँ ये हम बेसिकली हम एक बार प्रिवेंशन की बात एक साथ करेंगे। ओल्ड एज से जो ब्रेन से संबंधित जो डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती है उसकी हमने बात करी, और 3 और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ब्रेन से रिलेटेड है। वन इज मेमोरी, द सेकंड थिंग इज स्लीप, एंड द थर्ड थिंग इज फोकस। मैं इसको स्लीप को एक बार थोड़ा सा अलग से भी करना चाहूंगा, बिकॉज आजकल स्लीप की भी बहुत बात होने लगे, मतलब इनफैक्ट फिजिकल एक्टिविटी जितना ही लोग स्लीप को भी ध्यान देने लगे, तो हम स्लीप पे भी एक पॉइंट करेंगे। मगर वर्ल्ड में इन सब चीजों की, फोकस, मेमोरी, स्लीप की बहुत बात होने लग गई, क्रॉनिक स्ट्रेस की बहुत बात होने लग गई। तो ऐसा क्या हुआ है पिछले 10-20 सालों में कि एकदम से इनकी बात होने लग गई? एंड what can one actually do to keep brain healthy? देखिए सर, जैसे आपने बताया, सारी चीज़ें अभी जो स्लीप है, स्ट्रेस है, ये सभी पिछले 20-25 साल से ही सारा जो लाइफस्टाइल भी इतनी फास्ट हो गई है। तो पहले हमारा जो था कि कुछ काम नहीं करने को, अभी ऐसा लगता है कि कोई खाली बैठा है, काम नहीं कर रहा है, तो वो उसको भी एक अपराध बोध महसूस होता है। बहुत सही है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो ये खाली, जबकि खाली बैठना जो हमारा
सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो सिस्टम होते हैं। तो अगर हमारा सिंपैथेटिक जैसे स्ट्रेस में होता है, क्रोनिक स्ट्रेस इसीलिए इतना नुकसानदायक होता है कि उससे हमारा सिंपैथेटिक जो सिस्टम होता है वो ओवर एक्टिव रहता है। तो उससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। कोर्टिसोल हार्मोन ही सारा हमारे शरीर जो सारी डैमेज कर रहा है, उससे फिर वो बीपी को लगातार बढ़ाए रखता है, ब्लड शुगर को बढ़ाए रखता है। कोर्टिसोल हार्मोन वैसे तो एक डर की अवस्था में प्रकृति ने हमें दिया है कि वो हमारी रक्षा करता है, सेफ्टी, फाइट और फ्लाइट जो होता है, पर वो कुछ समय के लिए, आधा घंटा 1 घंटा, जिससे शरीर की रक्षा हो जाए, बाद में शरीर नॉर्मल हो जाए। क्रोनिक स्ट्रेस की स्टेज में ये लगातार शरीर इसी अवस्था में रहता है, तो उससे लगातार उसका बीपी बढ़ा रहता है, शुगर बढ़ा रहता है, और उसकी जो इम्यून सेल्स हैं वो सप्रेस हो जाती हैं। तो लगातार इस स्थिति में रहने से फिर उसको क्रोनिक स्ट्रेस से शुगर, बीपी और नींद नहीं आना, ये सारी चीज़ें, इम्यूनिटी कम हो जाना, तो क्रोनिक स्ट्रेस का ये बड़ा एक नुकसान होता है। इसी तरह आपने बात की स्लीप की, तो स्लीप का जहाँ तक सवाल है सर, 7 से 8 घंटे की एक नींद एक स्वस्थ व्यक्ति को, और बच्चों में विशेष रूप से कम 9 से 10 घंटे की नींद, जो आजकल बच्चों में भी देखने में आता है बहुत कम हो गई। मतलब वही 11 बजे 12 बजे सो के और सुबह 6 बजे उठना, उठते हैं, तो वो बच्चों की नींद का भी एक बहुत बड़ा आजकल, जबकि उनको तो बड़ों से ज्यादा नींद चाहिए, ज्यादा नींद, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि हम उस चीज को कैसे ध्यान करें, क्योंकि आगे फिर बच्चे ही जाके बड़े बनेंगे। तो विपिन, एक और इससे बात आई है, और मैं हमेशा पेरेंट्स को, या मैं हमेशा सोचता हूँ, मैं किसी को ज्ञान देने की बात तो नहीं करूंगा, कि मुझे याद है हम जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी, समर हॉलीडेज होती थी, तो हमारे पास बड़ा लिमिटेड सा होमवर्क होता था। जी सर। और कोई क्लास तो घर होने का सवाल ही नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट 70s एंड अर्ली 80s। अब मैंने देखा है कि तो छुट्टियां कम होती जा रही। हाँ बिल्कुल। मतलब ऑलमोस्ट पहले हमारे टाइम पूरे 2 महीने की होती थी, मई से होती थी और जुलाई तक होती थी। अब वो धीरे धीरे कम हो गई, 1.5 महीने की हो गई। और उस 1.5 महीने की छुट्टियों में भी या तो स्कूल्स इतना काम दे रही हैं, या घर पे ही कुछ ना कुछ हो रहा है। आई थिंक वो जो आप कह रहे हो कि बच्चा 10 महीने के लिए स्ट्रेस में है ही, अब वो कंटिन्यूस स्ट्रेस हो रहा है, तो वो जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो 11th 12th में नहीं, वो अब शायद 3rd 4th 5th से ही चालू हो गया है, जो क्रॉनिक स्ट्रेस वाली सिचुएशन है। बिल्कुल सर। और इसी वजह से फिर सारा हम देखते हैं कि अर्ली एज से ही ये सब, किसी को शुगर, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम्स, और बाद में ये जो डिमेंशिया के जो रिस्क फैक्टर हैं, वो सारा बहुत ही अर्ली एज में ही सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो और बहुत अच्छी बात ये भी है कि आपने एक बड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट दिया कि घंटे 2 घंटे 3 घंटे शायद मोबाइल को हम जरूरत से ज्यादा हर चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल जो हमारा पूरा का पूरा बिहेवियर है और सब कुछ है, वही मतलब इज नॉट हो गया वो उसका। सर जो एक थोड़ा सा मैं एक अलग से हटके बताना चाहूंगा, ये जो फास्ट लाइफ और सारा सब चीजों को जल्दी करना, और सारा जो स्ट्रेस और ये सारा कॉन्सेप्ट पश्चिम से है। आपको याद होगा कि पहले कितने दिनों तक रिलेटिव्स रहते थे, कोई जाने की जल्दी नहीं, कोई आने की जल्दी नहीं होती थी। बच्चे भी जो नानी के घर गए तो कोई जल्दी नहीं होती। तो इसके मूल में अगर हम जाएंगे तो ये वेस्ट में जो पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन की कोई अवधारणा नहीं है। ओके। उनके पास एक ही लाइफ है, सब कुछ एक ही लाइफ में करना है। हाँ, हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म की अवधारणा शुरू से ही रही है। हाँ, कि अगले जन्म में कर लेंगे, इस समय नहीं। आराम से, बिल्कुल इन स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी। हाँ, ट्रैंक्विलिटी थी कि अगले जन्म में होगा भी तो 7 जन्म। माय गॉड, आई कांट। अम्मी जी, अभी तो 7 जन्म का साथ है। इस जन्म में अगर बाहर घूमने नहीं गए तो वाइफ को कहा कि अगले जन्म में चलेंगे। ये भी बहुत अच्छी बात। तो उससे जो ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो थी, कि लोग बिल्कुल उसी स्टेट में ही रहते थे कि कोई जल्दी है ही नहीं, कोई स्ट्रेस का फैक्टर ही नहीं है। तो वो सब अब बिल्कुल ही बदल गया कि सब कुछ आपको इसी में करना है। तो उससे फिर इतनी सारी सब समस्याएं और सारी की सारी चीजें बेसिकली अचीवमेंट ओरिएंटेड हो गई। अगर आपने कुछ अचीव नहीं करा एज अ किड, एज अ एडल्ट, एज व्हाटएवर, सो यू आर लुक्ड डाउन अपॉन इन द सोसाइटी।
मतलब तो उसी वजह से फिर हर कोई स्ट्रेस में ही रह रहा है, और सारा फिर स्ट्रेस की वजह से परफॉर्मेंस एंजाइटी की सारा फिर स्लीप में ही सारा, अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज करना है हाँ तो स्लीप में ही करना है, क्योंकि sleep बाकी में तो सब ही करना ही है। कॉम्प्रोमाइज करना है तो एब्सोल्युटली 12 बजे तक रात को आप काम कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, हाँ। या अगर 10 बजे तक आप काम कर रहे हो तो फिर घंटा 2 घंटा तो आपको अनवाइंड करने के लिए चाहिए। हाँ तो मतलब तो खाना लेट बिल्कुल खा रहे हो उसमें, ये सब। अब उसमें सर जो सबसे स्लीप का भी जो पार्ट है उसमें 8 घंटे की नींद चाहिए, उसमें जो मेन जो पार्ट है वो तो आरईएम स्लीप का है, हाँ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जो बिल्कुल डीप स्लीप हाँ, है। जो बिल्कुल डीप स्लीप होती है, जिसमें बिल्कुल जिसमें ड्रीम्स भी हमें याद नहीं रहते जिसके, तो वो 45 मिनट से लेके 1.5 आवर्स तक का होता है, तो सारी एनर्जी और सारा रिस्टोर उसी में होता है। ओके। तो पर वो टुकड़ों में होती है, तो इसीलिए आएगी हमें बंद होगी, हाँ, आएगी हाँ, बंद तो होगी। इसीलिए फिर हमें 8 घंटे का समय चाहिए। हाँ ताकि 2-3 हाँ 4 साइकिल उसके टाइप आरईएम हो जाए। स्लीप का, तो अब आप उसको जितना कम देंगे तो आरईएम स्लीप उतनी ही कम होगी, तो ब्रेन का जो एक रीजनरेशन का प्रोसेस है, जो उसकी बिल्डिंग वापस रीबिल्डिंग होनी है, जो वो प्रोसेस नहीं हो पाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। 3-4 चीजें जो हम ब्रेन हेल्थ के लिए कर सकते हैं। पहला तो आपने क्रोनिक स्ट्रेस के बारे में बताया, डाइट या कोई और एक्टिविटी जो ब्रेन हेल्थ के लिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो सारी चीजों में ही मदद करती है। उसका जो मूल जो सिद्धांत है वो ये है कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। ओके। जो छोटी छोटी वेसल्स हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा उनका, तो ब्रेन में भी वो कैपिलरीज होती हैं, तो उनमें भी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो बहुत सारी कैपिलरीज ओपन अप होंगी, नए नए रास्ते खुलेंगे। ओके। तो ऐसा नहीं कि ब्रेन एक कैपिलरी बंद होगी तो ब्रेन उसी पे आधारित है, नए नए रास्ते खुले होंगे तो कुछ बंद होंगी तो हमारे पास रिजर्व रहेगा। अगर आप एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे तो जो आपकी लिमिटेड कैपिलरीज हैं वही खुली हैं, तो आप वही डैमेज हो गई, तो फिर ब्रेन ऑक्सीजनेशन भी ज्यादा होगा, वो मसल के लिए भी उतना ही सही है जितना ब्रेन के लिए। तो बेसिक बात है कि हमारी जितना कैपिलरीज जितनी ओपन रहेंगी और जितना ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, वो एक्सरसाइज उस चीज में मदद करती है। एनीथिंग इन डाइट का भी आजकल जैसे स्लीप है वैसे ही डाइट का भी, मतलब आप अगर इंटरनेट पे देखो तो या सोशल मीडिया पे देखो तो भरा पड़ा है डाइट का ब्रेन के लिए। बेसिक, इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक टू द डाइट, और एनी गुड हेल्दी डाइट इज गुड फॉर द ब्रेन आल्सो? एनी हेल्दी डाइट, वही बात है कि वो डाइट हेल्दी होना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ वेस्ट से कॉपी कर लें, वो वेस्ट का उनका सारी जो एल्टीट्यूड है, वहाँ का मौसम है, वेदर है, फसलें हैं, सब चीजें अलग हैं। हम उनको हमारे जो उपलब्ध है भारत में हम कॉपी, आप रेगिस्तान में आप उन चीजों को नकल करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। एब्सोल्युटली। रेगिस्तान में तो जो बाजरा है, हमारे जो मोटे अनाज हैं, वो हमारे लिए सबसे अच्छे हैं। जो यहाँ जो चीज हो रही है और मौसम के अनुसार जो चीज उपलब्ध है, हमें उसी का प्रयोग करना है। सो ये अगेन एक एज 2 डॉक्टर्स हु हैव बीन देयर, मैं बिल्कुल, मतलब बहुत सारे लोग हैं सर क्या ग्रीन टी अच्छी है, क्या नींबू पानी अच्छा है, क्या ये देखिए कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है कि जो बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी है, कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है जो बहुत खराब है। मतलब अगर आप कभी चीनी खाना चाहें, आपको शुगर नहीं है तो आप डेफिनेटली 1 चम्मच चीनी पूरे दिन में खा सकते हैं। सेम इज फॉर घी, सेम इज फॉर तेल, बट ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट का कॉम्बिनेशन है, वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन है, अनाज का कॉम्बिनेशन है, एंड सॉल्ट आपको कम रखना है, शुगर आपको कम रखनी है। बड़ी कॉमन सेंस की चीजें हैं। I think most of the mothers or dadis would know what is good and what is not good. Whatever is fresh is really very good. So 2 बातें हो गई, ये एक डाइट की हो गई, एक्सरसाइज की हो गई। Is there anything else that in the end कोई मैसेज है about brain health that you want to give to our audiences? Yes sir, ब्रेन हेल्थ के लिए तो देखिए हमें जैसे शुरू से ही तैयारी करनी है, बचपन से ही एक एक्सरसाइज की आदत डालें, फिर थोड़ा वर्किंग एज में आए तो अपनी स्लीप का पूरा ध्यान रखें, और ओल्ड एज में आए तो मेंटल एक्टिविटी करना, दिमागी रूप से एक्टिव रहना, नई नई चीजें सीखना और लोगों से जुड़े रहना, सोशल कनेक्टिविटी। अकेले बहुत ज्यादा रहेंगे तो ये तो लाइफ की हर स्टेज में आप नई नई चीजें करते रहेंगे और जो चीजें महत्वपूर्ण है उन पर ध्यान देंगे तो फिर समस्या होने का खतरा काफी कम है।
थैंक यू वेरी मच विपिन, अमेजिंग। मतलब बहुत सारी इंसाइट ऐसी थी जो शायद आज मेरे लिए भी बहुत चीज़ें नई थी, पर्सपेक्टिव नए थे। बट फ्रेंड्स, ब्रेन हेल्थ इज समथिंग, जैसे हार्ट है, किडनी है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ब्रेन ऑफ कोर्स इफ नॉट मोर उतना ही इम्पोर्टेंट है। एंड वी हैव टू follow what Dr. Vipin has said and ensure that people around us are also healthy brain wise. Thank you very much.